Very good afternoon. I'm Dr. Tanushree and I will be presenting a lecture on Privy Council. So let us begin with this session. Let us first begin with the introduction. For the British dominance beyond England, the judicial powers in the last resort at the ultimate court of appeal was exercised by the King in Council. तो हमारे यहाँ पर इंडिया में और इंडिया से बाहर वर्ल्ड ओवर जितनी भी टेरिटरीज इंग्लैंड के अंडर या सबऑर्डिनेशन में आया करती थी, उन सभी टेरिटरीज के लिए किंग इन काउंसिल या इंग्लैंड के राजा फाइनल कोर्ट ऑफ अपील कंसिडर किए जाते थे, क्योंकि पहले के टाइम पीरियड में ऐसा माना जाता था कि अगर राजा द्वारा स्टैब्लिश्ड कोई भी इंस्टीट्यूशन है, वहां पर अगर किसी भी कॉमन मैन को कोई भी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो जुडिशियल सिस्टम है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है, कहीं पर भी, तो उस पर्टिकुलर टेरिटरी के किसी भी सिटीजन को ये अधिकार होगा कि वो सर्वोच्च न्याय के प्रतीक अपने राजा के पास अपील दायर कर सके। तो इसी तरह का सिस्टम पहले के टाइम पीरियड में इंडिया में लागू था कि अगर इंडिया में सेटअप जितने भी कोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करे थे, उन सभी कोर्ट्स में कोई भी व्यक्ति डिससेटिस्फाइड हो किसी भी जजमेंट से, तो उसको ये अधिकार हो कि भाई वो व्यक्ति इंग्लैंड में अपनी अपील जो है वो दायर कर सके। तो इनिशियली टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि इस तरह के अधिकार को जो है वो अलग अलग जैसे जैसे कोर्ट्स बने उस तरीके से दिया गया था। जैसे इंडिया में सबसे पहले मेयर कोर्ट बनता है, तो मेयर कोर्ट में इस तरह का प्रावधान रखा गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट बना, हाई कोर्ट बना, ये सभी कोर्ट्स बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बनते हैं। उन सभी कोर्ट्स में राजा को अपील किस तरह से करनी, ये सारी चीजें प्रोविजंस में मेंशन हुआ करती थी। सो इनिशियली वेरी माइनर, in course of time as the great colonies and plantations were founded from the 17th century onwards, the judicial functions of the king council or privy council assumed capital importance. तो शुरुआत टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि किंग इन काउंसिल का ये जो प्रोविजन था ये उतना वेल यूटिलाइज नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बारे में जानते भी नहीं थे उस टाइम पीरियड में कि कितना हमारे अधिकार में क्या क्या चीजें आती हैं, इस तरह की चीजें। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा और अंग्रेजों को हमारे देश में आए हुए काफी लंबा टाइम हो गया, तो हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पर ये जो प्रोविजन लोगों के लिए उपलब्ध कराया गया था कि काउंसिल में अपील करने का, इसका इम्पोर्टेंस वक्त के साथ बढ़ता ही चला गया। The Privy Council, as it later came to be known, the Judicial Committee of the Privy Council acted as the highest court of appeal from the courts in India for a very long time. तो प्रीवी काउंसिल, इसको कई सारे नामों से जाना गया है, जैसे किंग काउंसिल भी बोला जाता है बहुत सारी किताबों में, इसको जुडिशियल कमेटी ऑफ द प्रीवी काउंसिल भी कहा जाता है, किंग और सिंपली प्रीवी काउंसिल के नाम से भी जाना गया है। ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील था विद इन इंडिया, और ये इसकी ये कैपेसिटी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील की तरह जो इसका ये जो प्रोविजन था, ये बहुत लंबे टाइम पीरियड तक इंडिया में एग्जिस्टेंस में रहता है। अब देखते हैं अपील किस किस तरीके से की जाती थी, या किस किस तरीके की अपील का मेंशन प्रोविजंस में किया जाता था। So the petition to the King in Council was taken into consideration only as a matter of grace. It was within the discretion of the King in Council to grant or refuse leave to appeal. तो ऐसा कुछ प्रोविजन में जब लिखा गया कि भाई कोई भी सिटीजन जो है वो किंग इन काउंसिल को अपील दायर कर सकता है अगर कोई इनजस्टिस वो इंडियन कोर्ट्स में फेस कर रहा है, तो उस सिचुएशन में राजा कभी भी या किसी भी सिचुएशन में बाध्य नहीं था कि भाई आपको इंडिया के किसी व्यक्ति ने जो है वो अपना केस भेजा है, अपनी अपील भेजी है, तो राजा उसे सुने ही सुने। ही वॉज नॉट बाउंड। तो उसको पूरी डिस्क्रिशन किंग इन काउंसिल का होता था, वो चाहे तो उस लीव को सॉरी उस अपील को जो है वो दायर कर ले, या उसे टोटली बिल्कुल रिफ्यूज कर दे सुनने से। तो यहाँ पर कोई कंपल्शन राजा के लिए जो है वो मेंशन किसी भी कोर्ट में नहीं किया गया। अपील्स एज ऑफ राइट, एक तरह की अपील ये थी, और दूसरी तरह की अपील थी अपील्स बाय स्पेशल लीव। तो अपील ऑफ राइट का क्या मतलब है? Appeals as of right lying under the conditions prescribed in this behalf by royal charter or the local legislature of the dominion settled or the court. तो अपील एज ऑफ राइट का मतलब ये है कि जब भी कहीं भी किसी भी एक्ट में, किसी भी चार्टर में
ये मेंशन किया गया है कि भाई सिटीजन जो है अपील दायर कर सकता है। तो उसकी कुछ कंडीशंस रखी जाती थी कि विद इन 6 मंथ उसे अपील जो है वो दायर करनी है, या उसका एक प्रोसेस हुआ करता था। तो अगर उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए उस अधिकार जो रिटर्न में मेंशन कर दिया गया है कि भाई इसी सिचुएशन में अपील दायर हो सकती है, उसको फॉलो किया गया है, तो उसको अपील एज मैटर ऑफ राइट कहते थे, कि जो अधिकारों में मेंशन कर दिया गया है उस प्रोविजन के थ्रू अपील आई है। एक होती थी अपील्स बाय स्पेशल लीव। इसका मतलब क्या है? अपील्स बाय स्पेशल लीव ऑफ द किंग इन काउंसिल इन केसेस lying outside the conditions or limitations that were prescribed. These were appeals in virtue of king's prerogative. तो कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता था कि भाई मेंशन नहीं है प्रोविजन में कि इस तरह का केस भी भेजा जा सकता है अपील के फॉर्म में, लेकिन फिर भी लोग ट्राई करते थे कि भाई हमारा केस भी जो है वो एज इन अपील जो है एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो जो प्रोविजन में नहीं लिखा उससे परे अगर किसी तरह का प्रोसेस फॉलो किया गया है या मेथड फॉलो किया गया है, या जो अधिकारों में मेंशन नहीं था उसके अलावा कुछ और उसका इस्तेमाल करते हुए आप अपील करी जा रही है, उसको कहते थे अपील्स बाय स्पेशल लीव। तो दो तरह की अपील हो गई, एक जो अधिकारों में मेंशन्ड है, प्रोसेस में मेंशन है, एक जो प्रोसेस में मेंशन नहीं है लेकिन फिर भी अपील दायर की जा रही है। तो ये दो तरह की अपील जो है इसका मेंशन सभी एक्ट्स में या चार्टर्स में किया जाता था। नेक्स्ट आता है जनरल प्रोविजंस। द फर्स्ट ओकेजन व्हेन अ राइट टू अपील टू द किंग इन काउंसिल फ्रॉम द जजमेंट्स डिक्रीज ऑफ द कोर्ट इन इंडिया वाज ग्रांटेड वाज इन 1726। तो हमारे देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट आती है, पहले आती है सूरत में, कलकत्ता में, मद्रास में, बॉम्बे में, अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग तरीके, क्योंकि वो सिचुएशन देखते हैं कि यहाँ पर ये सूटेबल है, मद्रास में कुछ और सूटेबल है, बॉम्बे में कुछ और सूटेबल है। तो उसी के अकॉर्डिंग वो कोर्ट्स एस्टेब्लिश किया करते थे। तो जब तक हमने ये सब कुछ देखा कि भाई बॉम्बे में कुछ और सिस्टम चल रहा है, कलकत्ता में कुछ और, मद्रास में कुछ और, सूरत में कुछ और, तब तक हम देखते हैं कि किंग इन काउंसिल का कोई प्रावधान या इस तरह की किसी भी अपील का कोई प्रावधान नहीं रखा जाता। लेकिन जब चार्टर 1726 इंडिया भेजा जाता है उसमें पहली बार किंग इन काउंसिल को अपील करने का प्रावधान मेंशन किया गया था। ऐसा क्यों था? क्योंकि किंग इन काउंसिल का ये जो प्रावधान दिया गया था, ये चार्टर 1726 जो है वो सभी इलाकों पर बराबर से एप्लीकेबल था। तो जब ये 1726 का चार्टर बॉम्बे में भी एप्लीकेबल हुआ, कैलकाटा भी, मद्रास में भी, हर जगह जहां पर ब्रिटिश साम्राज्य था, तो उन सारी जगहों के लिए किंग इन काउंसिल का मेंशन या ये इस तरह का अधिकार इंडियंस को दिया गया था। इससे पहले क्योंकि हर इलाके में अपना अलग अलग सिस्टम चल रहा था, तो इसलिए किंग इन काउंसिल का प्रावधान वहां नहीं रखा गया। The judicial charter issued to the company by George I to establish three mayor courts in three presidency towns of Calcutta, Bombay, and Madras granted a right of appeal to the sovereign in council from the judgments of these courts. The judicial charter of 1726 जॉर्ज फर्स्ट ने ये चार्टर इंडिया भेजा था, और इस चार्टर में तीनों प्रेसिडेंसी टाउन्स में, कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास में, तीनों जगहों पर बराबर से एप्लीकेबल था प्रोविजन किंग इन काउंसिल का, कि अगर इन सभी इलाकों में किसी भी मेयर कोर्ट में कोई भी इंडियन, उसको ये फील होता है कि हमें यहाँ पर इस मेयर कोर्ट में न्याय नहीं मिल रहा, तो वो व्यक्ति अपना केस मेयर कोर्ट से आगे ले जाते हुए किंग इन काउंसिल में अपनी अपील जो है वो फाइल कर सकता था। Appeals from Mayor Court lay to the Governor and Council of the Presidency. The decision of Governor and Council were to be final in all those cases where the value of the subject matter involved did not exceed 1000 pagodas. तो मेयर कोर्ट से अपील पहले कहाँ जाती थी, इसका एक प्रॉपर मेंशन किया गया कि सीक्वेंसिंग क्या होगी, हायरार्की क्या होगी कोर्ट्स की। तो मेयर कोर्ट में अगर किसी को कोई फैसला दिया जा रहा है तो वो व्यक्ति अपील कहाँ कर सकता था? उससे उच्च न्यायालय में, मतलब गवर्नर एंड काउंसिल, जो प्रेसिडेंसी का गवर्नर था वहां पर अपनी अपील मेयर कोर्ट के खिलाफ भेज सकता था। तो वहां पर एक लिमिटेशन रखी गई थी। यहाँ पर पगोडास का मतलब गोल्ड कॉइन्स है, तो उस टाइम पीरियड में एक पगोडा 3 रुपीज का हुआ करता था। तो यहाँ पर मतलब क्या है कि जो फाइनल जजमेंट होगा 3000 रुपीज तक का, वो गवर्नर एंड काउंसिल की जो कोर्ट में वहां पर हो जाएगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा के अमाउंट का कोई केस जो है वो डिस्प्यूटेड है, तो उस सिचुएशन में
फर्दर मतलब कि सबसे पहले मेयर कोर्ट में गया, फिर किंग इन काउंसिल, ये गवर्नर एंड काउंसिल में गया, उस फाइनली वो किंग इन काउंसिल में जाएगा। तो ये वहां पर तीन हायरकी में जो है तीन डिफरेंट कोर्ट्स होंगे। लिमिटेशन क्यों रखी जाती है? लिमिटेशन इसलिए रखी दी जाती है ताकि बहुत माइनर माइनर पैसे के अमाउंट के लिए कोई किंग इन काउंसिल को अपील दायर ना करे। इस ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि केसेस जो है उनका नंबर बढ़ जाता है, पाइल अप होने लगता है और डिले फेस करते हैं जजमेंट्स में। तो इस वजह से एक लिमिट रख दी गई थी कि भाई इतने पैसे तक का मामला विद इन इंडिया सॉल्व हो जाएगा। अगर इससे ज्यादा का है, मतलब कि ज्यादा उसमें डिस्प्यूटेड मनी इन्वॉल्व है, तो उस सिचुएशन में ही फर्दर किंग इन काउंसिल के पास जो है वो कोर्ट का केस इनफॉर्म ऑफ अपील जो है जाएगा, अदरवाइज उसका फैसला इंडिया में ही दे दिया जाएगा फाइनल। इन ऑल अदर केसेस अ फर्दर अपील फ्रॉम गवर्नर एंड काउंसिल टू द किंग काउंसिल वाज अलाउड। तो यहाँ पर मतलब है कि इस लिमिट के परे, इस लिमिट से ऊपर के जितने केसेस हैं वो अधिकार में आया करते थे कि वो उनकी फाइलिंग जो है वो किंग काउंसिल को हो सकती है। अब ये प्रोविजन जो है मेयर कोर्ट के थे। अब हम देखते हैं जब सुप्रीम कोर्ट बनता है इंडिया में तो उसमें किंग इन काउंसिल को लेकर क्या कुछ लिखा जाता है। द मेयर कोर्ट्स एट कैलकाटा गिव प्लेस टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इन 1770। 1726 में मेयर कोर्ट बनते हैं। मेयर कोर्ट के बनने के बाद जो नेक्स्ट बिग स्टेप ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में लेता है, वो लेता है 1774 में। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था जिसमें ये मेंशन किया गया था कि अब से इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1774 में सुप्रीम कोर्ट इंडिया में बनते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट इंडिया में बनता है कैलकाटा में। अब जब कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट बना तो वहां पर किंग इन काउंसिल को लेकर क्या प्रोसेस बताया गया, क्या क्या सब चीजें मेंशन थी, इसमें हम देखते हैं। द रेगुलेटिंग एक्ट रिजर्व द राइट ऑफ अपील टू हिज मैजेस्टी इन काउंसिल from the judgments of Supreme Court, enacting that any person thinking himself aggrieved by any judgment or determination of the Supreme Court of Judicature in Bengal should and might appeal from such judgment or determination to His Majesty in Council within such time, in such manner, and in such cases, and on such security as His Majesty in his said charter shall judge proper and reasonable to be appointed and preserved. तो रेगुलेटिंग एक्ट मैंने बताया 1773 में ये एक्ट पास करती है ब्रिटिश पार्लियामेंट। उस एक्ट में मेंशन किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट इंडिया में बनाएंगे और फिर वो सुप्रीम कोर्ट जब बनेगा तो वहां पर एक प्रोसेस मेंशन किया जाएगा कि विद इन कितने टाइम तक अपील की फाइलिंग हो सकती है, किसके थ्रू फाइलिंग होगी, किस तरह के केसेस की फाइलिंग होगी। ये सारी चीजें डिटेल में चार्टर के, सुप्रीम कोर्ट के चार्टर में लिखित में मेंशन किया जाएगा ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन या इसको लेकर कोई विवाद डिस्प्यूट ना जन्मे। फिर हम देखते हैं द चार्टर ऑफ जस्टिस एस्टैब्लिशिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट फोर्ट विलियम बाय 30th क्लॉज मेड प्रोविजन सब्जेक्ट व्हिच द सूटर्स कुड एक्सरसाइज द राइट ऑफ अपील टू सोवरेन इन काउंसिल इन सिविल केसेस। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट का चार्टर लिखा गया तो उसमें 30th क्लॉज में ये मेंशन किया गया था कि कोई भी इंडियन व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जजमेंट से डिससेटिस्फाइड होता है तो वो व्यक्ति अपनी फर्दर अपील किंग इन काउंसिल को भेज सकता है। और ऐसे मैटर्स, ऐसा अधिकार सभी सिविल केसेस में जो है वो कंप्लेनेंट को दिया जाएगा। The party wishing to appeal had to present a petition to Supreme Court praying for leave to appeal to His Majesty in the Privy Council. तो अब प्रोसेस क्या है? प्रोसेस में ये सब चीजें मेंशन करी गई थी कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इच्छुक है अपना केस फर्दर आगे बढ़ाने में, तो ऐसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करनी होगी कि भाई हम जो है अपना केस यहाँ से और आगे बढ़ाना चाहते हैं, और आफ्टर सुप्रीम कोर्ट के प्रॉपर परमिशन लेने के बाद ही वो व्यक्ति अपना केस फर्दर आगे जो है वो भेज सकता था। अब कंडीशंस क्या क्या मेंशन करी गई थी चार्टर में। द सुप्रीम कोर्ट वाज डायरेक्टेड नॉट टू अलाउ एनी सच अपील अनलेस द पिटिशन फॉर दैट पर्पस वाज प्रेफर्ड within 6 months from the day of pronouncement of the judgment and unless the value of the subject matter in dispute shall exceed the sum of 1000 pagodas। तो ये मेंशन किया गया कि टाइम लिमिट जो है वो 6 महीने की होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज जजमेंट पास किया है तो उसके विदिन 6 महीने के अंदर
अपील के लिए रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी। और इसके लिए भी एक अमाउंट मेंशन किया गया था 1000 पगोडास, इसका मतलब 3000 रुपीज। तो 1000 पगोडास तक का मैटर है और विद इन 6 मंथ्स जो है वो फाइलिंग का टाइम पीरियड मेंशन किया गया था। अगर 1000 पगोडा से बिलो का मैटर है तो फाइनल जजमेंट इंडिया में ही होना था। उसके ऊपर का मैटर है तो फिर ही अपील जो है वो दायर की जा सकती थी। By 32nd clause of the Charter, the Supreme Court was to have full and absolute power and authority to allow or deny appeals in all matters of criminal causes whatsoever, and to regulate the terms upon which such appeals shall be allowed in such cases in which the Supreme Court of Judicature at Fort William in Bengal may think fit to allow such appeals. तो एक और चीज भी मेंशन करी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी एब्सोल्यूट फुल अथॉरिटी एंड पावर्स सभी कुछ होगा क्रिमिनल मैटर्स में, कि अगर वो किसी भी केस को डिनाई करना चाहे या कुछ भी ऐसा रेगुलेशन पास करना चाहे कि भाई इस तरह का केस आगे नहीं जा सकता, तो वो अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगा। ये चीज मेंशन करी गई थी। 30th क्लॉज में हमने देखा था कि उस पर मेंशन किया गया था सिविल मैटर्स के ऊपर। 32nd क्लॉज में ये मेंशन किया गया है कि क्रिमिनल केसेस में सुप्रीम कोर्ट के पास फुल पावर एंड अथॉरिटी होगी कि वो डिनाई कर सके कि भाई हम जो है इस केस को फिट नहीं समझते आगे बढ़ाने के लिए, और उसी हिसाब से वो केस जो है वो फर्दर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अब देखते हैं अपील इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। हमने अभी तक देखा है मेयर कोर्ट में क्या प्रोविजंस थे, उसके बाद हमने देखा जब सुप्रीम कोर्ट बनता है वहां क्या प्रोविजंस होते हैं। अब हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट्स थे वहां पर क्या इस तरह का क्या सेटअप लगाया गया था कि न्याय जो है वो सभी तक पहुंच सके। Apart from the Supreme Court, there used to be a Sadar Diwani Adalat in Bengal. As companies court, it used to hear appeals in civil cases from the companies courts in the Mofsils of Bengal, Bihar, and Orissa. It was composed of Governor General and members of the council as judges. In the beginning, the decisions of this court was final. तो हम देखते हैं कि जब डिस्ट्रिक्ट्स में या मॉफसील लेवल पे कोर्ट्स बनते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता था कि मॉफसील सबसे पहले जो केस दायर होता था वो मॉफसील में होया करता था। मॉफसील में अगर कोई व्यक्ति को डिससेटिस्फैक्शन फील होता है जजमेंट से, तो वो फर्दर अपना केस सदर या कैपिटल में कैलकाटा में दीवानी अदालत में सिविल मैटर्स में फाइल कर दिया करता था। तो ये प्रोसेस पहले के इनिशियली जब बिहार, बंगाल और उड़ीसा की बात हम करें तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा रीजन में कंपनी ने अपने कोर्ट्स बनाए थे। तो उसमें यही हायर की थी कि पहले मॉपसील में केस दायर होगा सबसे पहले, वहां पे अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो कैपिटल जो कि कैलकाटा में हुआ करती थी वहां पर जो है वो उसके खिलाफ अपील हो सकती है। In 1781, however, the Act of Settlement enhanced its status by constituting it into a court of record to hear and decide all pleas and appeals from the Diwani Adalats of the company. A right of appeal from decisions of Sadar Adalat to the Sovereign in Council was also provided for in civil suits only where the value of the subject matter disputed exceeded 5,000 euro. तो ये चीज 1781 में और इसमें एक आधा प्रोविजन और बढ़ाया गया और उसमें मेंशन किया गया 1781 के सेटलमेंट एक्ट में कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी के द्वारा बनाए हुए कोर्ट्स में सेटिस्फाइड नहीं है जजमेंट से, तो फर्दर जो है अपना केस आगे सदर से भी आगे, सदर दीवानी अदालत से भी आगे सोवरीन को जो है फाइनली सबमिट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर भी पैसों का अमाउंट जो है वो फिक्सेशन उसका कर दिया गया था कि इतनी विद इन 5,000 यूरो से अगर नीचे तक का केस है तो इंडिया में होगा, नहीं तो उससे ऊपर का ही आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो पहले जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि अमाउंट का जो लिमिटेशन रखा जाता था वो इसलिए रखा जाता था ताकि माइनर अमाउंट्स के डिस्प्यूट जो है वो लंबा ड्रैग ना करें और उच्च अदालत में, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील में कोई भी ऐसे छुटपुट केसेस जो है वो ना जाए, सिर्फ वही केसेस जाए जहां पर सीरियस डिस्प्यूट है या ज्यादा पैसे जो है वो उसका इन्वॉल्वमेंट है। अब देखते हैं प्रोसेस क्या है। तो अगर हम प्रोसेस की बात करें तो एक तरफ है जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं और दूसरी तरफ है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो कोर्ट हुआ करते थे। तो अब क्या कोई डिफरेंस था इन सब चीजों में, प्रोसेस में कि किसके थ्रू फाइल होगा क्या सब। तो फ्रॉम द वेरी ऑनसेट
The Supreme Court were looked upon as offshoots of the courts in England. The suits in them were carried on by the English councils and the attorneys. तो हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब बनते हैं इंडिया में, तो वहां पर बहुत सारे जो लॉयर्स वगैरह थे वो यूजुअली इंग्लिश सेटअप को फॉलो किया करते थे। बहुत सारे इंग्लैंड के लोग भी वहां पर प्रैक्टिस किया करते थे। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है कि सुप्रीम कोर्ट से जब कोई व्यक्ति किंग इन काउंसिल में अपना केस फाइल करना चाहता है तो उसके लिए बहुत इजी होता है इन कंपैरिजन टू जो कंपनी ने कोर्ट बनाए। तो ऐसा ये डिफरेंस हम क्यों देखते हैं कि दोनों कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी इंडिया में है, कंपनी के कोर्ट्स भी इंडिया में ही है, प्रोविजन भी दोनों में दिया गया है कि भाई यहाँ से भी सुप्रीम कोर्ट से भी अपील फाइल हो सकती है और कंपनी के कोर्ट में से फाइल हो सकती है। तो ऐसा कुछ इनमें क्या इनके प्रोसेस में किसी चीज में कोई डिफरेंस है? तो ये मेजर एक डिफरेंस ये था कि सुप्रीम कोर्ट में जिन लोगों के केसेस चल रहे थे तो उन लोगों के लिए इट वाज मच इजियर टू फाइल एन अपील to the Sovereign Council in comparison to companies courts. The proceedings and procedure of these courts resembled those in England. It was thus very easy for a suitor in Supreme Court to appeal to the King in Council and pursue the appeal in England. तो जैसा कि मैंने बोला कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सारे प्रोसीजर इंग्लिश फॉलो हुआ करते थे, वहां के ज्यादातर लॉयर्स वगैरह भी इंग्लैंड के थे, तो उन सबको प्रॉपर पता था कि भाई ऐसे ऐसे करना है, इंग्लैंड में किससे कांटेक्ट होगा, सब कुछ। तो उनके लिए कंपैरेटिवली इजी होता है। An attorney who helped him in pursuing his suit at the Supreme Court in India would appoint a solicitor in England in case of appeal, and under his management, the appeal before the Sovereign Council could be conducted. तो यूजुअली क्या किया जाता था कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट में जो वकील जो है किसी भी इंडियन का कोर्ट में केस लड़ रहा होता था, वही वही लॉयर इंग्लैंड में किसी एजेंट को वो केस जो है वो भेज दिया करता था। तो इंडिया में जो वकील जो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहा होता था वो एक कनेक्टिंग लिंक की तरह काम किया करता था कि यहाँ से इंडिया से वो इंग्लिश लॉयर हो गया, वहां पर उसने इंग्लैंड में एक एजेंट को केस की सारी डिटेल्स वगैरह थ्रू सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबमिट कर दिया और वहां पर केस कंडक्ट हो जाएगा। तो अब देखते हैं टू स्टार्ट विद, मतलब अब इंडियंस के लिए, इंडिया के इंडियन लोगों के लिए क्या दिक्कतें थी अगर वो उनके पास प्रावधान ऑलरेडी मेंशन था कि वो इंग्लैंड के राजा को कंप्लेन फाइल कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ अपील। तो क्या वाकई में इंडियंस ने इसका इस्तेमाल किया या नहीं किया? अगर नहीं कर पाए तो इसके पीछे क्या क्या रीजन या कारण? To start with, Indians could not make much use of the provisions of appeal to the King and Council. They were ignorant of the steps necessary to be taken to bring an appeal before the Privy Council. तो यूजुअली ये देखा जाता था कि यूजुअली इंडियंस उस टाइम पीरियड में उतने वेल अवेयर नहीं थे। एक तो बहुत सारे लोगों को ये प्रोविजन ही नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ पॉसिबल है कि इंडिया का केस जो है, जो केस इंडिया में चल रहा था वो इंग्लैंड में वो फॉलो किया जा सकता है या अपील दायर हो सकती है। और जिन लोगों को ये सब अधिकार, ये सब चीजें पता भी थी, तो उन्हें प्रोसेस ठीक से नहीं पता था। उनको नहीं पता था कि भाई इंडिया में तो फैसला आ गया, लेकिन अब इसको विदेश कैसे हम परस्यू करें। उस टाइम पीरियड में कम्युनिकेशन भी डिफिकल्ट हुआ करता था, तो डेली के डेली या अपडेट लेना वहां से वो भी अपने आप में एक बहुत टीडियस टास्क हुआ करता था। The Indians had very slight intercourse with the Europeans, and so they could not profitably or extensively apply the enactments relating to the appeals. Both the suitor and practitioners in the court of the company were very little acquainted with the mode and manner and procedure of conducting appeals in England. The suitors in the company's court were much more native interior residents of the country, and through persons of rank and wealth, they had very little intercourse with the Europeans. The transcript records were presented by the government and transmitted to England. तो हम ये देखते हैं कि ज्यादातर इंडियंस जिनके केसेस चलाए जा रहे थे स्पेशली कंपनी के कोर्ट्स में, उन लोगों को, वो लोग ज्यादातर इस पूरे प्रोसेस से अनजान थे। उन्हें भाषा की दिक्कतें थी, उनको कम्युनिकेशन की दिक्कतें थी, और इंटीरियर इंडिया में रिसाइड करने वाले लोग, उन लोगों को फिर भी थोड़ा बहुत एक्सेस था यूरोपियंस के कांटेक्ट के थ्रू कि वो थोड़ा बहुत पता लगा पाए। लेकिन अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो ऐसी सिचुएशन में उसके लिए तो बिल्कुल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा लगता था कि वो अपना केस फर्दर आगे बढ़ा पाए। अब ड्रॉबैक्स देखते हैं। प्रीवी काउंसिल कहाँ कहाँ जो है वो लैक कर गई जस्टिस या न्याय इंटीरियर इंडिया में पहुंचाने में। तो parties waited for long and no decision arrived in India. In many cases, the property dispute was eaten up by the private or public debts. अक्सर ये देखा जाता था
कि लोग सोचते थे कि हमने एक बार केस विदेश भेज दिया, इंग्लैंड में भेज दिया, तो अब वहां की अथॉरिटीज उसको जो है डील करके हमें बस डिसीजन दे देगी। लेकिन बहुत सारे लोग सालों सालों तक वेट ही करते रह गए, और उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो नीलामी, इतनी गरीबी उनको फेस करनी पड़ गई कि उनकी प्रॉपर्टी नीलाम तक हो जाती है, लेकिन वो न्याय के इंतजार में बैठे के बैठे रह जाते हैं। The litigants were ruined and impoverished. The ignorance of the procedure made the right of appeal from Sadar Coast to India to the King in Council a source of harm instead of good. The parties at the time of transmitting appeals to England had to make deposits. Tired of waiting for long, the parties compromised their disputes. तो ये भी देखा जाता था कि जब जब केस आगे बढ़ाया जाता था इंडिया से इंग्लैंड, तो पार्टीज को कुछ अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करानी होती थी। बहुत सारे लोग तो ये अमाउंट अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे, अगर अफोर्ड भी कर पाते थे तो ये भी देखा जाता था कि लोग सोचते थे कि इतना लंबा इंतजार करेंगे कि हाँ पहले वकील उसको, यहाँ पे फाइनल जजमेंट आएगा, फिर परमिशन दी जाएगी कोर्ट की, फिर वो विदेश भेजा जाएगा, फिर वहां पर हम फॉलो करे जा रहे हैं, तो बहुत लंबा प्रोसेस है। लोग सोचते थे इतना लंबा कौन ही वेट करेगा, तो यहीं पर इंडिया में कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए। तो इट थोड़ा सा लॉन्ग और टीडियस टास्क हुआ करता था अपने आप में। But even then, their deposits was not released by the court, holding them because the courts had no knowledge of the action taken in England by the Privy Council, so they could not possibly release the deposit money. तो इसी सिचुएशन में कोर्ट्स में भी थे। कोर्ट्स भी ये सोचा करते थे कि हाँ इंग्लैंड से फैसला आएगा आएगा आएगा, तो इस चक्कर में बहुत सारे लोगों के डिपॉजिट जमा के जमा ही रह गए, ना वो रिलीज ही हो पाए। और बहुत सारे लोग इसी, क्योंकि उधार लेकर वो डिपॉजिट जमा किया करते थे, तो उनको ना तो न्याय ही मिला, ना ही अपना पैसा कमा। अब हम देखते हैं रिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है जब ये सिचुएशन देखने को मिलती है। अब टोटल के टोटल अगर हम देखें तो 1773 में सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट से एक केस जो है वो प्रीवी काउंसिल गया था। और 1833 तक, जब अगर हम ये टाइम फ्रेम देखते हैं 1773 से 1833 तक, तो लगभग 50 केस जो है वो अपील जो है वो प्रीवी काउंसिल गई थी फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे पहली अपील जो है फाइल होती है 1799 में, और ज्यादातर अपील्स जो है जो किंग इन काउंसिल के पास इंडिया के थ्रू गई थी, वो ज्यादातर जो है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जो है वो देखी गई कि भाई जो कंपनी के कोर्ट हैं उनमें से हार्डली कोई अपना केस किंग इन काउंसिल को भेजता था, ज्यादातर जो लोग केसेस भेजा करते थे वो सुप्रीम कोर्ट से भेजा करते थे। So the first appeal had been filed in 1799. A majority of appeals were from the Supreme Court. Appeals from Sadar Diwani Adalats were very small in number. तो majority of appeals Supreme Court से गई, दीवानी अदालतों से बहुत minor insignificant amount of cases were registered. About the year 1826, Sir Alexander Johnson, while engaged in some antiquarian research, discovered that a large number of cases involved important questions of law had been in appeal from the courts in England before the Privy Council for a great number of years, and that they could not have been heard because of the ignorance of the parties as to the proceedings necessary to be taken in England to pursue those appeals. The records of these appeals had therefore been adorned in the lumber room. तो क्या होता है 1826 में, एक रिसर्चर होते हैं जिनका नाम एलेक्जेंडर जॉनसन होता है, वो इंडियन एंटिक्विटी पे रिसर्च कर रहे होते हैं। तो इन्होंने इस प्रावधान को कि भाई इंडिया से लोग अपील कर सकते हैं इंग्लैंड में किंग इन काउंसिल को, इस पूरे प्रोसेस को उस रिसर्चर ने स्टडी किया और ये पाया कि इंडिया से बहुत सारे केसेस जो है प्रीवी काउंसिल में दायर हुए हैं, लेकिन क्योंकि इंडियंस भी उतने वेल अवेयर नहीं है, कोर्ट्स भी उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, इसकी वजह से ये सभी केसेस, मेजॉरिटी केसेस जो है वो सिर्फ रद्दी में जो है वो पड़े हुए हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन जो है वो नहीं लिया गया। ना ही ना ही किसी कोर्ट ने इस चीज के ऊपर ध्यान दिया। और इंग्लैंड में जब ये इस तरह के अपील्स फाइल होती हैं, तो इंग्लैंड में जो अथॉरिटीज हैं वो भी कुछ खास इंटरेस्ट इस तरह के केसेस में नहीं लेते। अब देखते हैं कि अलेक्जेंडर की इस रिसर्च का क्या इफेक्ट होता है जब इस तरह की रिपोर्ट फाइल करी जाती है कि भाई इस तरह का प्रावधान है, लोग न्याय का इंतजार कर रहे हैं लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा। टू रिडीम दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन इंग्लैंड मेड एन एप्लीकेशन टू द प्रिवी काउंसिल सीकिंग इट्स परमिशन टू ब्रिंग फॉरवर्ड दीज अपील्स इन बिहाफ ऑफ द सूटर्स। तो जब अलेक्जेंडर की रिसर्च के बारे में इंग्लैंड के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं
उनको पता चलता है कि भाई इतने सारे केसेस जो है वो पेंडेंसी में है, लोग वेट कर रहे हैं न्याय का। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने प्रीवी काउंसिल से परमिशन ली कि क्योंकि जो फाइल जिन्होंने केस किया है, अपील फाइल किया है, वो लोग प्रोसेस हर चीज से, इन सब चीजों से अनजान है। तो हम उनके बिहाफ पर, इंडियंस के बिहाफ पर हम इन केसेस को आगे बढ़ाएं। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने ये परमिशन जो है वो ली, और जितने भी प्रिवी काउंसिल में इंडिया की तरफ से केसेस फाइल्ड अप थे उनको एग्जामिन किया गया। The solicitor of the East India Company prepared a report stating the course of action, name of the parties, the amount sued for, and all other prerequisite particulars respecting each appeal. तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सॉलिसिटर एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, भाई ये केस किसने फाइल किया, कितने अमाउंट का था, कहाँ से ये केस आया है, ये सारी डिटेल्स प्रिपेयर करी जाती हैं। और पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास जो है वो फॉरवर्ड करी गई। और फिर उसको फाइनली प्रीवी काउंसिल को भेजा गया कि भाई आपके पास इतने इतने केसेस आए थे, ये डिटेल्स हैं, ये डेटा है, और इस डेटा के ऊपर अब हमें इस तरह के सारे पेंडिंग केसेस को हमें डिस्पोज ऑफ करना है, ताकि लोगों में हमारी इमेज बनी रहे कि वाकई में जो किंग इन काउंसिल है या सोवरीन इन काउंसिल है वो न्याय देने का काम करता है। नहीं तो लोगों का विश्वास धीरे धीरे उठ जाएगा, और जो थोड़ी बहुत लोग अवेयर भी हैं वो भी उस प्रोविजन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। On an examination, the report revealed that earliest appeal was from Bengal, from a decision pronounced in the year 1799. In all, 21 appeals were pending from Bengal, 10 from Madras, and 17 from Bombay. None of the appeals from Bombay and Madras were of an earlier date, rather from the year 1880. तो ये चीज जो रिपोर्ट जब सॉलिसिटर ने, ईस्ट इंडिया कंपनी के सॉलिसिटर ने बनाई, तो रिपोर्ट में जो कुछ चीजें झलकती हैं वो उसमें ये देखा गया कि अर्लीस्ट अपील जो है वो बंगाल में, सबसे पहले बंगाल से गई थी 1799 में। और पेंडेंसी क्या है, 21 केसेस पेंडिंग थे बंगाल से, 10 मद्रास से और 17 बॉम्बे से। और ये ज्यादातर केसेस जो है वो अराउंड द ईयर मतलब 1818 से पहले तक के हैं। The Court of Directors, having thus taken the first step in the right direction towards remedying the failure of justice, consulted several learned persons as to the best means of pursuing the appeals before the Privy Council. तो इंग्लैंड के जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास एक बार जब डेटा पहुंच गया कि भाई कितना पेंडेंसी है, क्यों है, किसने फाइल किया, बंगाल से, मद्रास से, बॉम्बे से कितने, तो उन्होंने क्या किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने एक जो जो इस पूरे लॉ प्रोफेशन में जो सबसे लर्नड लोग माने जाते थे या इस प्रोसेस के एक्सपर्टीज माने जाते थे, उन सब से सलाह लेनी शुरू करी कि किस तरह से इन सारे केसेस को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा प्रीवी काउंसिल में। तो यही सब फाइनली रिजल्ट करता है। इन 1832 द बोर्ड ऑफ कंट्रोल रिक्वेस्टेड सर जेम्स मैकिन्सन, सर एडवर्ड हाइड ईस्ट एंड सर अलेक्जेंडर जॉनसन टू सजेस्ट द बेस्ट कोर्स टू बी अडॉप्टेड इन ऑर्डर टू cause all the old appeals to be put in train for decision. Mr. Richard Clark, formerly of the Madras Civil Service, was engaged to engage all the papers connected with the various. तो ये सब बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने 3 लोगों को एक कमेटी बनाई और उनको बोला कि भाई आप लोग एक बेस्ट सॉल्यूशन निकालिए ताकि जल्द से जल्द इन केसेस में हम न्याय जो है वो दिलवा सकें। और फाइनली मिस्टर रिचर्ड क्लार्क, जो मद्रास में सिविल सर्वेंट भी रह चुके थे, उनको ये फाइनली सब पेपर्स की जो है वो कॉपी दी गई ताकि वो सभी केसेस को फर्दर प्रीवी काउंसिल में प्रोसेस करवा पाए। तो ये हमने देखा है कि इंडिया में पहला ये इस तरह का प्रोविजन कब से है, कितने केसेस फाइल हुए, क्या शुरुआत में क्या दौर था। इसके बाद जब ये हो जाएगा तो हम फाइनली ये देखेंगे कि अब जो है प्रीवी काउंसिल में रिफॉर्मेशन किया जाएगा ताकि पहले की तरह पेंडेंसीज जो इतनी देखी गई अलेक्जेंडर की रिपोर्ट में वो फर्दर ना हो। So thank you so much all for joining. I hope it was a very informative lecture. Thank you.